जय श्री राम। आज हम आपको महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान और उनके द्वारा की गई उस भूल के विषय में बताएंगे जिसके कारण भारतवर्ष को 600 वर्षों तक मुगलों का गुलाम रहना पड़ा। आप हमारी वीडियो को अंत तक देखिए। महमूद गजनवी के दुनिया से कूच करते ही उसके वंश का सितारा डूब गया। वहाँ की जातियों में फूट पड़ गई। उन्हीं में से एक जाति का नाम धुरी था। इसका कभी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर दिया गया था। हिंदुओं ने भूल से उन्हें फिर अपने में नहीं मिलाया, इसीलिए वे हिंदुओं के कट्टर विरोधी बन गए। घर की यही फूट आगे चलकर भारत की हार का कारण बन गई। इसी जाति में मोहम्मद गोरी नाम के आदमी का जन्म हुआ। आपसी लड़ाई में उसे लाभ मिल गया। यह गजनी का सुल्तान बन बैठा। यह सब होने में लगभग 125 साल बीत गए। हमारा देश चैन की सांस लेता रहा। मोहम्मद गोरी केवल लुटेरा ही न था, इसने तो सारे भारतवर्ष पर अपना राज्य फैला डालने की प्रतिज्ञा की थी। इसी विचार से वह गद्दी पर बैठते ही अपने हाथ पैर फैलाने लगा। वर्षों की तैयारी के बाद उसने पहला आक्रमण पंजाब की एक रियासत पर किया। उस जीत ने उसका साहस बढ़ा दिया। अब उसकी सेना का मुख गुजरात की ओर था। वहाँ का राजा कुछ ही दिन पूर्व मर चुका था। वहाँ की रानी साक्षात दुर्गा बनकर युद्ध में आ डटी। उसने बाल राजा को सरदारों की गोद में डालकर उनसे लड़ने का आग्रह किया। बाल राजा को देखकर सेना में एक गजब का उत्साह आ गया। स्वाधीनता उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी थी। घमासान युद्ध हुआ। गोरी की सेना के पैर उखड़ गए। उसे प्राण बचाना कठिन हो गया। भागते भागते उसे फिर गजनी में ही जाकर शरण लेनी पड़ी। गोरी ने मुंह की खाई थी। कुछ ही वर्षों की तैयारी के बाद फिर से उसने आक्रमण कर दिया। इस बार तो उसने बर्रों के छत्ते में हाथ डाला था। उसकी सेनाओं का मुख दिल्ली की ओर था। उन दिनों दिल्ली पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान का शासन था। वे बड़े शूरवीर योद्धा थे। सारे भारतवर्ष में उनकी धाक थी। तराइन के मैदान में गोरी की सेना को चौहान वंश की तलवार का पानी चखना पड़ा। तलवारें चमचमाने लगी। इस बार गोरी एक फौलादी दीवार से जा टकराया था। उसको चकनाचूर हो जाने के अलावा और कोई बात संभव ही न थी, और हुआ भी वही। पहली टक्कर में ही गोरी की सेना के छक्के छूट गए। जीवित अवस्था में ही गोरी बंदी बना लिया गया। उसकी सेना ने हथियार डाल दिए। काम तो गोरी ने इस ढंग के किए थे कि उसको मार ही डालना चाहिए था। सर्प को पकड़कर जीवित छोड़ देना अच्छा नहीं होता। यदि उसकी हत्या करके भारत की सेनाओं ने गजनी की ओर कूच कर दिया होता तो आज का चित्र कुछ और ही होता। आगे की कहानी ही बदल जाती, परंतु हो कुछ और ही गया। गोरी पृथ्वीराज चौहान के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। फिर कभी आक्रमण न करने की उसने प्रतिज्ञा भी की। इस समय तो उसको जान के लाले पड़े थे। अच्छा तो यही रहता कि उसी समय उसको मरवा डाला जाता। न रहता बांस न बजती बांसुरी। उसको मारकर यदि भारत की सेनाएं गजनी की ओर बढ़ जाती तो इतिहास ही बदल जाता। गजनी पर फिर भगवा झंडा फहराने लगता, परंतु ऐसा न हुआ। सम्राट पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी के द्वारा क्षमा मांगने पर दया आ गई। गोरी के गिड़गिड़ाने पर उन्होंने विश्वास कर लिया। गोरी को क्षमा कर दिया गया। अपनी सेना सहित वह वापस लौट गया। सद्गुण भी कभी कभी घातक बन जाते हैं। ऐसा ही इस समय हो गया था। सम्राट पृथ्वीराज की यह उदारता देश के लिए एक अभिशाप बन गई। धूर्त लोग कभी अपने वचनों का पालन नहीं करते। वे उसका मूल्य क्या जाने। गोरी भी ऐसा ही एक कपटी और धूर्त व्यक्ति था। अतः गजनी पहुंचकर फिर से वह भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगा। भारत के अंदर भी स्थिति बदल रही थी। एकता की कड़ियां एक एक करके टूट रही थी और परस्पर फूट बढ़ते जा रही थी। लोग शत्रु और मित्र की पहचान करने में भूल करने लगे थे। व्यक्ति अपने गौरव और सम्मान की चिंता अधिक करने लगा था। देश व्यक्ति से बड़ा होता है। देश के हित में व्यक्ति को अपना हित भुला देना चाहिए। इस राष्ट्रीय भावना के साथ लोगों ने सोचना बंद कर दिया था। यही भूल पृथ्वीराज के भाई राजा जयचंद ने कर डाली। वे कन्नौज के शासक थे। उन दोनों की माताएं आपस में सगी बहनें थीं। उनका नाम कमला तथा विमला था। दोनों भाइयों में बचपन से ही खटपट थी। उनकी माताओं ने उसमें और वृद्धि की। नाना अनंगपाल के मरने पर दिल्ली का राज्य पृथ्वीराज को मिल गया। जयचंद कन्नौज का राजा हुआ। बड़े होने पर भी उनकी एक दूसरे के लिए ईर्ष्या बनी रही। एक दूसरे को वे सदैव नीचा दिखाने का प्रयत्न करते रहते थे। कलह का बीज बचपन में ही पड़ गया था। एक दिन राजा अनंगपाल सिंहासन पर बैठे थे। दोनों बालक देवते फर्श पर खेल रहे थे। खेलते खेलते दोनों बच्चे अपने नाना के पैरों तक पहुंच गए। नाना ने दोनों को उठाकर
अपनी जांघों पर बैठा लिया। भाग्य से पृथ्वीराज दाहिनी जांघ पर बैठे थे और जयचंद बाईं जांघ पर थे। जयचंद की माता को यह सहन न हुआ। वह क्रोध में भरकर बोल उठी, पिताजी, आप पृथ्वीराज को अधिक चाहते हैं। लगता है आप दिल्ली का सिंहासन उसे ही देना चाहते हैं, इसीलिए उसे दाहिनी जांघ पर बैठाया है। बात तीखी थी। तीखे शब्द बाण और तलवार से भी अधिक भयंकर होते हैं। पिता ने समझाना चाहा, पर बेटी न मानी। बात बढ़ती चली गई। यह घर की कलह ही आगे चलकर भारत के लिए एक शाप बन गई। पृथ्वीराज बड़े शूरवीर थे। राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखकर नाना अनंगपाल ने दिल्ली का राज्य उन्हीं को सौंप दिया। जयचंद को यह सहन न हुआ। शत्रुता पनप उठी। एक के बाद एक दूसरी ऐसी कई घटनाएं घटती गई। जयचंद सदा अपना बदला लेने की टोह में रहता था। वह स्वयं इतना शूरवीर न था कि अकेले ही टक्कर ले लेता, इसीलिए वह अवसर की खोज में रहता था। एक दिन उसके पास यह अवसर आ ही गया। इस फूट का समाचार गुप्तचरों द्वारा गजनी तक पहुंच चुका था। मोहम्मद गोरी ने 2 वर्षों तक लगातार तैयारी की थी। वह जानता था कि पृथ्वीराज से टक्कर लेना उसके बस की बात नहीं है। उसने उस फूट का लाभ उठाना चाहा। उधर जयचंद भी द्वेष की अग्नि में जल रहा था। प्रतिशोध ने उसे अंधा बना दिया था। वह भूल गया था कि मोहम्मद गोरी देश का शत्रु है। उसके साथ मित्रता कैसी? भाई से बदला लेने के लिए शत्रु से दोस्ती करना कैसा? व्यक्तिगत लड़ाई के लिए देश के साथ द्रोह करना उचित न था। जयचंद ने यह सब भूलकर मोहम्मद गोरी को सहायता का वचन दे दिया। इसलिए हम आज भी जयचंद को देशद्रोही कहते हैं और हमारे देश में अभी भी ऐसे जयचंदों की कोई कमी नहीं है। यह युद्ध स्वदेशी व विदेशी का था। यह आज़ादी और गुलामी का प्रश्न था। इस सहायता का वचन पाकर मोहम्मद गोरी हर्ष से फूला न समाया। भारत की यही फूट गोरी का सबसे बड़ा सहारा बन गई थी। अंत में थानेश्वर के मैदान में घमासान लड़ाई हुई। भूमि लाशों से पट गई। गोरी की सेना को भयंकर मार सहनी पड़ी। जयचंद देश के शत्रुओं की ओर जा मिला था। भारत को आज दुर्भाग्य ने घेर लिया था। घर के चिराग ने ही घर में अग्नि लगा दी थी। आज़ादी के मतवाले असंख्य बलिदान देकर भी देश की स्वाधीनता को बचा न सके। यमुना का पानी लाल हो गया और सम्राट पृथ्वीराज हार गए। वे बंदी बना लिए गए और दिल्ली का सिंहासन उनके हाथ से छिन गया। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गोरी को 17 बार क्षमा करने की यह भूल के कारण ही आज भारतवर्ष पर मुगलों का शासन हो पाया था और भारतवर्ष को 600 वर्षों तक मुगलों की गुलामी सहनी पड़ी। यदि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार क्षमा करने जैसी भयंकर भूल न की होती तो आज भारतवर्ष अखंड होता और उस अखंड भारतवर्ष पर भगवा ध्वज शान से लहरा रहा होता। और इस देशद्रोह का जयचंद को भी क्या फल मिला? उसने सोचा था कि मोहम्मद गोरी उसे दिल्ली का सम्राट बना देगा। यह उसका केवल स्वप्न बनकर रह गया। 2 वर्ष पश्चात ही फिर से मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया। इस बार उसने कन्नौज पर भी धावा बोला था और जयचंद को उसने यह कहकर मार दिया कि जो अपने भाई और अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने धर्म का न हो सका वह हमारे किस काम का। और जयचंद मारा गया। उसे अपनी करनी का फल चखना पड़ा। उसकी मूर्खता से देश को बड़ी हानि सहनी पड़ी। विजय के घमंड में चूर गोरी ने काशी नगरी पर चढ़ाई कर दी। काशी नगरी धू धू करके जलने लगी। लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। सारे देव मंदिर तोड़ डाले गए और आज भी वे देव मंदिर और वे खंडहर जो कि शिक्षा के माध्यम स्रोत थे, वे खंडहर उसी विदेशी अत्याचारी के आक्रमण की कहानी कह रहे हैं। उसके कारण उत्तर की जनता में खलबली मच गई। देशवासी संगठित होकर गोरी को मजा चखाने के लिए मचल उठे। संगठन में बड़ी शक्ति होती है। संगठित शक्ति के सामने उसका टिक पाना कठिन था। गोरी को इसका पता चल गया कि जनता उसके रक्त की प्यासी हो उठी है, अतः वह उल्टे पैर लौट पड़ा। दिल्ली रुककर सारे भारत पर शासन करने की अब उसकी कोई मंशा न थी। मंशा तो थी किंतु उसको साहस न हुआ। उसको तो अब अपने प्राणों की पड़ी थी। अतः दिल्ली का शासन अपने एक सेवक को सौंपकर वह गजनी भाग खड़ा हुआ। उसने सोचा होगा कि गजनी में उसका कोई कुछ बिगाड़ न सकेगा। उसे क्या पता था कि भारत के शेर तो शत्रु के घर में घुसकर उसे यमलोक पहुंचाना जानते हैं। सूर्या और परिमला की कहानी शायद वह भूल गया होगा। इस बार तो उसने उन बहनों के स्थान पर स्वयं सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना रखा था। शत्रु को यम के घर पहुंचाने के लिए उनकी भुजाएं फड़क रही थी।
उस काल में राजाओं के दरबार में जो कवि हुआ करते थे उन्हें भाट कहा जाता था। जाति में प्राण फूंकना और सेनाओं को जोश दिलाना उनका कार्य होता था। उन्हें दंड नहीं दिया जाता था। सम्राट पृथ्वीराज के भाट उनके बचपन के मित्र थे। उनका नाम चंद बरदाई कवि था। वे बड़े निर्भीक और सूझबूझ वाले व्यक्ति थे। पृथ्वीराज का बंदी होना उन्हें सहन न हुआ। दास्ता उन्हें खटक रही थी। शत्रु से बदला लेने के लिए वह उतावले हो उठे। इसी उद्देश्य से एक दिन वे गजनी जा पहुंचे। सम्राट पृथ्वीराज से जेल खाने में जाकर वे मिले। उनकी दशा देखकर चंद कवि का हृदय रो उठा। गरम लोहे की सलाखों से सम्राट पृथ्वीराज की आंखें निकाल ली गई थी। उनमें मिर्चें भरवाई गई थी। शेर पिंजड़े में बंद था। चंद कवि क्रोध पीकर रह गए। सोचिए, इतनी बर्बरता की गई थी सम्राट पृथ्वीराज के साथ। उन्होंने बुद्धिमत्ता से काम लेने का विचार किया। दूसरे दिन उन्होंने गोरी के दरबार में सम्राट पृथ्वीराज की भरपूर प्रशंसा की। उसी बीच उन्होंने कहा, चौहान सम्राट शब्द सुनकर उसकी ध्वनि पर भी निशाना मार सकते हैं। श्रीमन, उनका निशाना अचूक है। उन अंधे होकर भी यह कर्तव्य दिखला सकते हैं। गोरी ने तो ऐसा आज तक सुना न था। उसे शब्द भेदी बाण का तमाशा देखने की इच्छा पैदा हो गई। अपनी राजधानी में उसे कोई भय तो था नहीं, अतः बात पक्की हो गई। उसके लिए तो वह खेल तमाशा मात्र था। उसे क्या पता था कि भारत के सपूत उसकी मौत का सामान जुटा रहे थे। दूसरे दिन उस तमाशे का प्रबंध किया गया। एक बहुत ऊंचे सिंहासन पर सुल्तान गोरी बैठा। उसके पास लोहे के 32 तवे लगाए गए। उन पर चोट करने से आवाज पैदा होती थी। उसी पर तीर मारना था। सम्राट पृथ्वीराज को दरबार में लाया गया। उनके बंधन खोल दिए गए। एक एक करके कई धनुष उन्हें दिए गए। डोरी खींचते ही उनकी डोरी टूट जाती थी। अंत में उन्हें उन्हीं का प्रिय धनुष दिया गया। अपना धनुष हाथ में आते ही उनका सीना फूल उठा, चेहरा दमक उठा। उनके शरीर में एक गजब की शक्ति आ गई। उनकी भुजाएं फड़कने लगी। देश के अपमान का बदला पूरा पूरा चुकाने के लिए उनका जी मचल उठा। संकेत की प्रतीक्षा वे करने लगे। तवे पर चोट पड़ी और बाण ने उसे भेद डाला। सम्राट पृथ्वीराज तो अंधे थे, फिर भी उनकी आंखों को बांध दिया गया था। वे तो आवाज सुनकर ही बाण चला रहे थे। उनका निशाना अचूक था। एक एक करके अनेक लोहे के तवों पर चोट की गई। देखते देखते उनके शब्द भेदी बाणों ने उनको भेद डाला। गोरी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। पराक्रम का ऐसा उदाहरण तो उसने आज तक कभी न देखा था। वह तो इसकी कल्पना तक न कर सकता था। अतः वह प्रसन्नता से उछल पड़ा। खुशी से भरकर वह चिल्ला पड़ा, शाबाश! बस फिर क्या था। चंद कवि तो इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। यही वह क्षण था जब शत्रु को यमलोक पहुंचाया जा सकता था। पृथ्वीराज की भुजाओं ने धनुष की डोरी भरपूर जोर से खींची। चूक न हो जाए, अतः चंद कवि ने धीमे से कह दिया, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। दोहे का अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे। अपनी भाषा में कवि ने पृथ्वीराज चौहान को बता दिया था कि सुल्तान कितनी ऊंचाई पर बैठा है। देखते देखते चौहान वंश के सूर्य सम्राट पृथ्वीराज के धनुष से एक सनसनाता हुआ तीर निकल पड़ा। वह बाण विषभुजा बाण था। बाण के रूप में वह साक्षात काल था। बाण सीधा जाकर सुल्तान के सीने में घुस गया। रक्त का फव्वारा फूट पड़ा। एक ही बाण में मोहम्मद गोरी सिंहासन से लुढ़क पड़ा। संसार की कोई शक्ति आज उसे बचा नहीं सकती थी। भारत के सपूत ने शत्रु के घर में बंदी होने पर भी भारत माँ का अपमान करने वाले शत्रु सम्राट से आज भरपूर बदला लिया था। गोरी के प्राण पखेरु उड़ गए। उसी के साथ चकनाचूर हो गया उसका भारत विजय करने का वह अधूरा स्वप्न। दरबार में हाहाकार मच गया। चंद कवि का जीवन कार्य पूर्ण हो चुका था। सम्राट पृथ्वीराज के चेहरे पर आज फिर मुस्कुराहट खेल रही थी। मोहम्मद गोरी का शव उनके चरणों पर पड़ा हुआ मानो अपने पापों की कहानी कह रहा था। जगत के इतिहास में आज भी ऐसे अतुलित पराक्रम की गाथा कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। यह श्रेय तो केवल और केवल भारत के सपूतों को ही प्राप्त है। इसीलिए तो यह अपनी गौरव गाथा है। अपना बलिदान देकर भी उन्होंने भारत को इस स्वाधीनता संग्राम में विजय दिलाई थी। क्या हम उन्हें कभी भुला सकेंगे? नहीं, कदापि नहीं। वह तो हमारी प्रेरणा के भंडार हैं। और ऐसी ही महापुरुषों की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय श्री राम।